हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल के माध्यम से एच लाल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं रंजन सर। आज मैं आप लोगों को 12th क्लास का फिजिक्स पढ़ाऊंगा। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, उससे पहले हम लोग जो क्लास में पढ़ चुके थे, क्या पढ़े थे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी प्रकाशीय यंत्र के बारे में टोटल हम लोग उसके बारे में स्टडी कर चुके थे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा प्रिज्म, यानी कि उससे जो रिलेटेड है घटनाएं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि वर्म विक्षेपण की घटना क्या होती है, विचलन कोण किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड सभी घटनाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है आपको ये काफी पसंद आएगा, बशर्ते आप ध्यान पूर्वक यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि प्रिज्म क्या है। प्रिज्म से संबंधित जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नोटेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे क्या कि विचलन कोण किसे कहते हैं। विचलन कोण के बारे में जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी रिलेटेड उससे स्टडी होगा, ठीक है, उसके अंतर्गत यानी कि एक्सरसाइज के अंतर्गत जो प्रिज्म के अंतर्गत जितनी भी घटनाएं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। आइए देखिए, हम बताए थे क्या कि चैप्टर नंबर 4 हम लोग 12 का पढ़ेंगे। उसमें पढ़ना क्या था? प्रिज्म, प्रकाश का वर्म विक्षेपण। मतलब सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रिज्म क्या है, प्रिज्म से रिलेटेड पॉइंट जानेंगे और उसके बाद फिर इसी के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है क्या? प्रकाश का वर्म विक्षेपण। तो आइए मैं देखिए आप लोगों को प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म से रिलेटेड जो भी पॉइंट है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नोटेड पॉइंट है। डिफिनेशन क्या कहता है प्रिज्म का, सो ध्यान देना। क्या कहा प्रिज्म का डिफिनेशन? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच धीरे पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। ध्यान देना, डिफिनेशन पर ध्यान देना। फिगर भी आपके सामने, मैं फिगर समझाऊंगा, पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को जानना होगा पारदर्शक माध्यम, है ना। पारदर्शक माध्यम क्या होता है? पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं पता है ना आप लोगों को? पारदर्शक माध्यम कहता है कि वैसा माध्यम जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो, ठीक है। क्या हो जाए? आर पार कर जाए, मतलब इधर से भी जा सकता है और उधर से भी आ सकता है। तो उसे हम लोग कौन माध्यम कहते हैं? पारदर्शक माध्यम। ऐसे हम लोग माध्यम पढ़े थे 10th में, तो 3 प्रकार के माध्यम होती है, पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी माध्यम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले समझना क्या था कि पारदर्शक माध्यम किसे कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले पारदर्शक माध्यम, और फिर उसके बाद क्या क्या है? दो समतल पृष्ठ। तो देखिए सबसे पहले फिगर में डीएफ और बीसी को देखिए क्या है? समतल है। क्या है? पृष्ठ। इसकी पृष्ठ क्या है? समतल। ऐसे प्रिज्म में 3 सतहें होती है। कितने पृष्ठ होती है? 3 पृष्ठ होती है। तो देखिए इसमें दो समतल, तो देखिए एक डीएफ और बीसी की बात किया है। उसके बाद देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि प्रिज्म की मुख्यतः 5 सतहें होती है। प्रिज्म की कितनी सतहें होती है? 5 सतहें होती है, जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार होती है। मैं फिगर के अनुसार समझाऊंगा, आप यहीं पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या क्या? प्रिज्म की मुख्यतः 5 सतहें होती है, जिसमें 3 आयताकार तथा 2 त्रिभुजाकार सतहें होती है। देखिए इसमें दिखाएंगे हम आपको डिफाइन करके कौन सी ऐसे 3 आयताकार सतहें हैं और कौन ऐसी 2 त्रिभुजाकार सतहें हैं। तो देखिए फिगर के अनुसार यदि हम लोग चलते हैं तो क्या कहता है? चित्र के अनुसार AEDB, AEFC तथा BCDF सतह आयताकार होती है तथा ABC तथा EDF सतह त्रिभुजाकार होती है। तो आइए ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मैं त्रिभुजाकार सतह आपको डिफाइन करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले कहा त्रिभुजाकार सतह। देखिए इस सतह को बोला गया त्रिभुजाकार सतह, यानी इसको हम लोग अलग पार्ट में यदि डिफाइन करें, छोटा सा मैं फिगर में यदि आपको डिफाइन करूँ तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे ये देखिए डी एक और ये देखिए पहली सतह जो त्रिभुजाकार है ये है, कौन है? DEF, ठीक है। दूसरी त्रिभुजाकार सतह में आ जाते हैं तो देखिए फिगर के अनुसार ये आपका हो जाएगा ABC, यानी इसको भी अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो कौन हो जाएगा? ABC। तो देखिए ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये DF और BC क्या है? समतल सतह। और कोण भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रिज्म आप ऐसे ही बना देंगे। प्रिज्म का डिफिनेशन डिफाइन करने में किसी भी कोण पे झुका हुआ रहना चाहिए। तो देखिए इसमें कोण भी बन रहा है आपका। देखिए त्रिभुज में भी कोण होती है और आयत में भी कोण होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ये वाला ABC क्या हो गया? ये त्रिभुजाकार सतह है। और उसके बाद आइए क्या कहा? आयताकार सतह। तो आयताकार सतह कौन कौन सा है? देखिए सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे जैसे मार्कर में चला रहा हूँ वहां पे आप फोकस करेंगे। देखिए देख रहे हैं ना,
इस सतह को आयताकार माना गया। तो देखिए यहाँ पे लिखा AEDB, AEDB यानी कि इस सतह को कहा गया है आयताकार सतह। तो देखिए पहला सतह आपका हो गया, ठीक है। दूसरा में आते हैं तो कहा AEFC, दूसरी आयताकार सतह कौन है? AEFC। तो देखिए AEFC यानी कि इसको मिला दिया जाए पूरा इस पार्ट को, तो देखिए कौन सा सतह हो गया? आयताकार सतह हो गया। और लास्ट में कहा है BCD। तो देखिए लास्ट वाला जो आपका हो गया ये कौन सा सतह कहलाया? आपका आयताकार सतह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को ध्यान देना था कि प्रिज्म किसे कहते हैं। तो प्रिज्म का डिफिनेशन क्या कहा? किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। और हम लोग ये भी जान चुके हैं कि प्रिज्म में मुख्यतः 5 सतह होती है। कितनी सतह होती है? 5 सतह होती है, जिसमें 3 आयताकार सतह हैं और 2 त्रिभुजाकार सतह है, ठीक है। और वो जो 2 त्रिभुजाकार सतह मतलब त्रिभुजाकार सतह जो होती है उसी त्रिभुजाकार सतह के अनुसार हम लोग इस प्रिज्म में जो बल विक्षेपण की जो घटना होती है जिसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि त्रिभुजाकार सतह के आधार पे हम लोग चैप्टर नंबर 12 का 4 हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन एक और मार्केबल पॉइंट है, नोटेड पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, प्रिज्म जो हमेशा होती है किसी का बना होता है? कांच का बना हुआ था। ये नहीं कि आप लकड़ी का बना दीजिएगा, रबड़ का बना दीजिएगा, ऐसा नहीं। पिछला बार एक पढ़ा रहे थे तो विद्यार्थी पूछा सर रबड़ का क्यों नहीं बना सकते? तो रबड़ क्या पारदर्शी माध्यम है? सबसे पहले तो सोचने वाले तो एकदम बालक को समझाएं किसी भी तरह से उदाहरण देके कि बताइए कि रबड़ का भी हम लोग बना सकते हैं प्रिज्म, क्यों नहीं रबड़ का प्रिज्म बना सकते? कोई भी तो पूछ सकता है सर लकड़ी का बना सकते हैं हम लोग, तो इस तरह का पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि लकड़ी है ना ये पारदर्शी माध्यम नहीं। रबड़ क्या है? पारदर्शी माध्यम नहीं, क्या है? अपारदर्शी माध्यम है। और अपारदर्शी माध्यम से कभी भी प्रिज्म का निर्माण नहीं किया जा सकता है। इसलिए मैंने एक और आपको नोटेड पॉइंट बताया है, सो ध्यान देना। क्या? प्रिज्म समानता किसकी बनी होती है? कांच का बना होता है। तो कोई बोलेगा कि नहीं हम किसी और चीज का बना सकते हैं, तो बना सकते हैं, उसके लिए भी एक शर्त होना जरूरी है। वो शर्त क्या? ध्यान दीजिएगा, प्रिज्म समानता कांच की होती है लेकिन प्लास्टिक के पतली फलक से प्रिज्म के फ्रेम का निर्माण कर सकते हैं। कब? जब इसके अंदर किसी में पारदर्शी द्रव्य या गैस को भरकर बनाया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति यदि आपसे पूछे कि प्रिज्म किसे कहते हैं, कैसा होता है, किस चीज का बनाया जा सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि आपसे पूछे कि प्रिज्म किसका बना हुआ रहता है, हमेशा याद रखिएगा किसका? कांच का बना हुआ होता है। क्या? प्रिज्म। लेकिन कोई कहे कि हम प्लास्टिक का प्रिज्म बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, तो बोलेंगे हाँ उसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले उस प्रिज्म का फ्रेम बनाएंगे। क्यों? क्योंकि समतल सतह होनी चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए? किसी कोण पर झुका हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले कहता है कि प्रिज्म के आकार का, यानी हम लोग सबसे पहले प्लास्टिक लेंगे, ठीक है, उसकी एक फ्रेम का, प्रिज्म के फ्रेम का एक सतह बनाएंगे। तो कब होगा पारदर्शी भाई? पारदर्शी कब बनेगा? तो उसमें कहा गया है कि क्या कहा कि किसी पदार्थ में द्रव या गैस को भरकर आप उसका प्रिज्म बना सकते हैं। किसका? प्लास्टिक का। लेकिन एक्चुअली प्रिज्म होता है किसका? किसका होता है? कांच की होती है। आइए हम क्या बता रहे थे आपको कि मुख्य रूप से हम लोग किसकी सतह के बारे में पढ़ना, हमको किसकी सतह के बारे में? त्रिभुजाकार सतह के बारे में हम लोग बल विक्षेपण की घटना में ज्यादातर पढ़ेंगे। तो आइए त्रिभुजाकार जो प्रिज्म त्रिभुज के रूप में जो होता है उस त्रिभुज में कौन कौन सी सतहें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। त्रिभुज में जो कितनी सतह होती है प्रिज्म के, त्रिभुजाकार जो प्रिज्म होता है उसमें कितनी सतह होती है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं और उसमें भी कौन कौन से नोटेड पॉइंट है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विचलन। आइए देखिए हम लोग ABC क्या लिए हैं? एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की सतह है, यानी कि कह सकते हैं कि यह प्रिज्म का एक मुख्य काट है जिसकी सहायता से हम लोग प्रकाश की किरणों से अपवर्तन की घटना के बारे में अध्ययन करेंगे और उसी घटना के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे बर्न विक्षेपण किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या बताया, प्रिज्म का डेफिनेशन आपको बतलाएं और उसमें मैंने एक मुख्य काट लिया, कौन सा? जो त्रिभुजाकार के रूप में हो। ABC क्या है? प्रिज्म का एक मुख्य काट है। तो इसमें कौन कौन से भाग होती है, कौन कौन से इसमें नोटेड पॉइंट होता है उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए देखिए सबसे पहले क्या है, इसमें प्रिज्म में मुख्यतः 3 कोर होती है। कोर मतलब आप समझते हैं किनारा, जिसको हम लोग सिरा कहते हैं, एज जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। और आप फिगर के अनुसार साफ आपको दिख रहा है कि 3
सीरा कॉन्कोसिव है। और उसमें बात क्या है, प्रिज्म के जिस तल से अपवर्तन होता है उससे अपवर्तक तल कहते हैं। यानी कि प्रिज्म जैसे प्रकाश की किरणें हम लोग प्रिज्म पे दे रहे हैं, प्रकाश की किरणें क्या जा रही है, प्रिज्म पे जा रही है, लेकिन उससे अपवर्तन हो नहीं रहा, तो उसको हम लोग अपवर्तक तल नहीं बोलेंगे। अपवर्तक तल किसे कहेंगे कि प्रिज्म से अगर कोई भी प्रकाश की किरणें गुजरती है और वहां से अपवर्तन की घटना होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवर्तक तल। तो देखिए इसमें कहा कुछ है कि प्रिज्म के जिस तल से अपवर्तक होती है उससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपवर्तक तल। तो देखिए चित्र में अगर आप चलते हैं ए बी, कौन है, ए बी, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी ए बी और ए सी दो क्या है, अपवर्तक तल है। यानी कि मीन्स कहने का मतलब कि अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती है, ठीक है, तो ये कहता है कहीं ना कहीं ए बी और ए सी, तो यहाँ से क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाएगी, यानी मुड़ जाती है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना क्या कहता है, पढ़ चुके हम लोग 10th में, ठीक है। तो उसी प्रकार से कहता है क्या कि ए बी और ए सी कौन सा तल कहलाएगा, आपका अपवर्तक तल कहलाएगा। यानी कि सिंपल सी भाषा में इसमें साफ कहा है कि प्रिज्म के जिस तल से अपवर्तन होता है उससे क्या बोलते हैं हम लोग, अपवर्तक तल कहते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन, चलिए ठीक है, कंफ्यूजन नहीं है किसी को, आगे बढ़ते हैं। दो अपवर्तक तलों के बीच के कोण को अपवर्तक कोण है प्रिज्म का कोण कहता है। बहुत सारे लोग पूछते हैं बाबू प्रिज्म का परिभाषा तो चलो भाई तुम्हारा सही है, मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ प्रिज्म का कोण क्या है, अपवर्तक तल किसे कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहाँ पे होती है, तो ये मैं सब आपको डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसमें क्या कहा है कि दोनों अपवर्तक तल, दोनों अपवर्तक तल, देखिए ए बी और ए सी, तो ए बी और ए सी के बीच कौन सा कोण बन रहा है भाई, तो देखिए यहाँ पे कोण बन रहा है, देख रहे हैं, यानी कि दो अपवर्तक तलों के बीच, ए बी और ए सी के बीच, दो अपवर्तक तलों के बीच बने कोण को प्रिज्म का कोण या कौन अपवर्तक कोण कहा जाता है। तो देखिए ये वाला जो आपको कोण दिखाई दे रहा है ना, ये इस कोण को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रिज्म का कोण, क्या बोलेंगे, प्रिज्म का कोण। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, नहीं ना बाबू, चलिए आगे देखिए क्या कहते हैं, अपवर्तक कोर के सामने वाले पृष्ठ को आधार कहा जाता है। अपवर्तक कोर, सिरा, किनारा, ठीक है, तो अपवर्तक ये देखिए ये सामने वाला, आप बात करिए कि प्रिज्म के कोण के सामने वाला, तो सामने कौन है भाई, ये देखिए बीसी है ना, ये बीसी आपका क्या कहलाएगा बाबू, प्रिज्म का आधार कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा, अपवर्तक सिरा के लंबवत किसी समतल भाग को प्रिज्म का मुख्य काट कहते हैं। हम सबसे पहले कह चुके हैं बाबू ये क्या है, प्रिज्म का एक मुख्य काट है, क्या है, मुख्य काट है, मुख्य भाग। ये प्रिज्म हम लोग ये नहीं, एबीसी जो त्रिभुजाकार एक सतह है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक प्रिज्म का क्या है, एक मुख्य काट लिया गया है। प्रिज्म में हम ऐसे पहले ही बता चुके हैं कि किसी प्रिज्म में कितनी सतह, 3 आयताकार सतह है, ठीक है, और 2 त्रिभुजाकार सतह होती है। तो ये जो हम लोग सतह लिए हैं कौन सा सतह है, त्रिभुजाकार सतह है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म का मुख्य काट कहा जाता है। ठीक है, कहीं भी आपको कोई समस्या है इसमें, प्रिज्म के किसी भी पॉइंट में यदि आपको समस्या होगा कि हाँ सर ये कहीं पे लेकर मुझे कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे, मैं आपको समझाने की पुनः कोशिश करूंगा। आइए देखिए हम लोग अभी क्या पढ़े, प्रिज्म के बारे में पढ़े। ठीक है, प्रिज्म से जो घटनाएं होती है, जो आपतित किरणें होती है और जो निर्गत किरणें होती है, प्रिज्म से होकर जब प्रकाश की किरणें गुजरती है तो प्रकाश के जो अपवर्तन की घटना होती है उसके बीच जो किरणें के वजह से जो मुड़ती है, उसके वजह से जो कोण बनता है उसको हम लोग कौन सा कोण कहते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, विचलन कोण के बारे में। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है, विचलन कोण किसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को कहा जाता है कौन सा, विचलन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल आया कि आपतित किरण क्या है, निर्गत किरण क्या है। मीन्स कहने का मतलब हम लोग प्रकाश के परावर्तन में, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की घटना दोनों में हम लोग पढ़ चुके हैं आपतित किरण, है ना। तो सबसे पहले आपतित किरण के बारे में जानते हैं। तो फिगर में हम लोग देखते हैं कि ये मेरा फिगर है, क्या है, एबीसी क्या है, एक प्रिज्म का मुख्य काट है जो त्रिभुजाकार सतह रूप में लिया गया है। क्या है, एबीसी क्या है, एक प्रिज्म का मुख्य काट है। समझिएगा फिगर को, फिगर समझे मीन्स विचलन कोण आप समझ जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा पे ए बी सी क्या मानते हैं, माना कि ए बी सी क्या है, एक प्रिज्म का मुख्य काट है। ठीक है, पी क्यू यहाँ ध्यान देना है, पी क्यू, पी जो क्यू है और ए बी ध्यान देना है यहीं पे, ए बी और ए सी हम पहले ही बता चुके, इससे पहले बताया ना कि ए बी और ए सी क्या है, प्रिज्म का क्या कहता है, अपवर्तक तल कहलाता है। क्या कहलाता है, अपवर्तक तल। तो देखिए कहता है कि अपवर्तक तल, देखिएगा यहाँ से प्रिज्म का जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू, पी और क्यू, इसको कौन सा किरण बोलेंगे हम लोग, आपतित किरण, आपतित
किरण, यानी PQ क्या है आपका, आपतित किरण है। लेकिन जैसे ही आपतित किरण कौन सी तल पे, AB तल पे, कौन से तल पे, AB तल पे, AB तल को कौन सा तल कहा जाता है, अपवर्तक तल कहा जाता है। तो जैसे ही कहता है प्रकाश की किरणें यानी कि आपतित किरणें AB तल पे, किस पर, यानी अपवर्तक तल पे पड़ती तो कौन सी दिशा में मुड़ जाती है, QR दिशा में। क्या हो जाती है, QR दिशा में। और प्रकाश की घटना तो कहता है ना कि जब एक माध्यम से जाती है तो दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो देखिए यहाँ से जैसे यहाँ क्या हो गया, ये मुड़ गया, कौन दिशा में मुड़ा, QR दिशा में। और जैसे ही QR दिशा में मुड़ा तो एक दूसरा जो प्रिज्म का जो सतह होती है AC, उसके पास पहुंचता है तो उससे भी मुड़ जाता है, यानी कि मुड़ने के बाद प्रिज्म से बाहर निकल जाता है। तो बाहर निकलता है, जो किरणें बाहर निकलता है प्रिज्म से अपवर्तन के बाद, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, निर्गत किरण। तो यहाँ पे जो आपको दिखाई दिया ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। देखिए आपतित किरण कौन हुआ, PQ आपका आपतित किरण हो गया, और RS कौन सा किरण हो गया, निर्गत किरण हो गया। ठीक है, तो क्या बोला इसमें कि ABC एक मुख्य काट है प्रिज्म का, PQ आपतित किरण है, ये भी सतह से अपवर्तन के बाद QR दिशा में मुड़ जाती है, और फिर AC से पुनः किसे, AC से अपवर्तन के बाद किस दिशा मुड़ जाती है, RS दिशा में। इस RS किरण को हम बोलते हैं निर्गत किरण। जब इसी को हम लोग पीछे बढ़ाते, क्या करते हैं, पीछे की ओर ले जाते हैं, तब यहाँ पे देखिए ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ के बाद काल्पनिक लिए हैं, ये आपका क्या है, आपतित किरण है, और ये क्या हो गया आपको, इसको पीछे ले जाएंगे तो निर्गत किरण। तो इसमें परिभाषा क्या कहता है विचलन कोण का, कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहा जाता है। तो विचलन कोण को देखिए किससे सूचित करते हैं हम लोग, डेल्टा से। कैसे सूचित करते हैं, डेल्टा से। अब देखते हैं यहाँ पे फिगर में देखना है, डेल्टा कहाँ बन रही है, यहाँ पे है, देख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो किरणें जा रही है, आपतित किरण हो गया, ये जो किरण हो गया कौन सी कहलाएगा आपका, निर्गत किरण। तो इसके बीच के जो कोण बनता है, इसके बीच के जो कोण बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं हम लोग विचलन कोण। क्या कहते हैं, विचलन कोण। और इसको सूचित कौन से करते हैं, डेल्टा से। किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है, प्रिज्म मैंने पढ़ाया, विचलन कोण पढ़ाया, फिर से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण कहा जाता है। ठीक है, किन्हीं को कोई समस्या होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स करेंगे, मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूंगा। आपसे बार बार निवेदन रहता है, मेरा नम्र निवेदन रहता है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा आपको वीडियो अच्छा लगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है।